मुंबई का एक फैंसी अपार्टमेंट। रात के 2 बजे। अनाया जीन्स और टी शर्ट में लैपटॉप पर रात भर की रिसर्च के बाद थक चुकी थी। अब वो एक सफल शॉर्ट फिल्म के बाद एक फीचर फिल्म का कॉन्सेप्ट ढूंढ रही थी जिसमें हॉरर हो। इससे पहले ऑलरेडी वो 2 पिक्चर बना चुकी है जो काफ़ी हिट हुई थी। अब उसको एक हॉरर फिल्म की तलाश थी। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। उधर से उसका असिस्टेंट फ़ोन पर बोलता है, अनाया, जैसलमेर के पास एक गांव है जहाँ मैंने सुना है एक सिरकटे की कहानी है। क्या बोलती है, चले क्या? अनाया थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती है, अरे यार, अफवाह भी तो हो सकती है। तो उधर से उसका असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, मैंने खुद रिसर्च करी है, पता करा है, काफ़ी लोगों से बात करी है, मगर कोई अफवाह नहीं है, रियल स्टोरी है। तभी अनाया ने सोचा, कूल। विशाल से बोला, बैग पैक करो, हम आज सुबह ही निकल रहे हैं। वो लोग सुबह सुबह ही जैसलमेर के लिए अपनी जीप से निकल गए। रात भर की ड्राइव, धूल भरी सड़कें और अगली दोपहर उनका 4x4 का वाहन राजस्थान की रेत के बीच गुजर रहा था। अनाया और विशाल शाम 5 बजे गाँव पहुँचते हैं। ये गांव सचमुच रंगीन है। मिट्टी के घर, कच्ची दीवारें, लेकिन कोई चमकीला रंग नहीं था। आसमान भी धुंधला सा था, जैसे किसी ने उसका रंग उड़ा दिया हो। बड़ा अजीब सा गांव था। विशाल अनाया से बोलता है, अनाया, यहाँ कोई नहीं है यार, यहाँ सच में वीराना है और भयानक भी। अनाया ने उत्साहित होकर विशाल से कहा, यही तो हमें चाहिए। ये जगह अपने आप में एक किरदार है। गांव का नाम था रूपासर। वो लोग जब गांव में घुसते हैं, पूरा दिन गांव के लोगों से सरकटे के बारे में बात करते हैं। गांव का एक खुला चबूतरा। शाम ढलने के बाद अनाया एक नोटपैड और रिकॉर्डर लेकर विशाल कैमरे से गांव का फीका और डरावना माहौल रिकॉर्ड कर रहा था। अनाया गांव के बचे कुछ लोग, 4 बूढ़े, 1-2 व्यक्ति और 1-2 औरतें, हर कोई एक दूसरे की बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता था, जिसमें अनाया भ्रमित हो जाती थी। जैसे पहला बूढ़ा अनाया के पास आया और बोला, वह एक जालिम जल्लाद था बेटी। ठाकुर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। गांव वालों ने मिलकर उसका सिर काट दिया। अनाया कहानी सुनकर अधिक विश्वसनीय हो गई। दूसरा बूढ़ा बोलता है, बेटी, वो एक गांव का रखवाला था। बाहरी डाकुओं ने हमला किया तो उसने अकेले उनसे लड़ाई की। डाकुओं ने धोखे से उसका सिर काट दिया। उसका साया आज भी हमें बचाता है। अनाया हैरान, एक रखवाला? ये तो बिल्कुल ही अलग एंगल है। फिर एक बूढ़ी सी दादी उनके पास आई। वह एक राक्षस नीची जाति की लड़कियों को उठाता था, उन्हें जबरदस्ती अपनी हवेली में रखता था। उसके सिर को काटने के बाद गांव वालों को चैन मिला, पर उसकी आत्मा अब हर रात बतला लेती है। अनाया सोचती है, सामाजिक अत्याचार और फिर डर, ये हॉरर में तो एक मजबूत थीम हो सकती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक 20 साल का लड़का आया। ये कुछ नहीं है, ये सब मन बढ़ंत है। ये सब बुढ़े पागल हो गए हैं। जब अकाल पड़ा था तो लोग भाग गए और डर की कहानी सुनाकर यहाँ छोड़ गए। अनाया निराश हो गई। फिर किस पे विश्वास करूं? सबका अलग ही एंगल है कि मुझे तो किसी पर भरोसा भी नहीं हो रहा। अब तो लग रहा है कि मैंने यहाँ आके ही गलती कर दी।
कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता था कि उसने साये को देखा है। वे सब पिछली पीढ़ियों से सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं। विशाल अनाया विशाल से बोलती है, ये सब कहानियां हैं, मुझे सच चाहिए। एक ऐसा इंसान लाओ जिसने अपनी आंखों से उसे देखा हो, नहीं तो हमारी फिल्म भी और फिल्मों की तरह लोक कथा बनकर रह जाएगी। अनाया और विशाल एक टूटे फूटे घर में बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पर काम शुरू करते हैं। वे सभी कहानियों की संभावना को मिलाकर ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन सुबह जब वे अपनी जीप में वापस जाने की सोच रहे थे, तभी गांव का एक आदमी भीमा तेजी से उनकी ओर आता है और वो बोलता है, निर्देशक साहब रुको, एक आदमी है जो उस साये को देखा है। वो गांव के दूर खेतों में रहता है, मंगू काका। अनाया की आंखों में फिर वही चमक आती है। विशाल, जीप निकालो जल्दी। वह भीमा को साथ बिठाकर तेजी से जीप में बैठते हैं और गांव के कुछ दूर एकांत में बनी मंगू काका की झोपड़ी की ओर निकलते हैं। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पहुंचते हैं। मंगू काका 70 वर्ष के आसपास, आंखों के नीचे काले घेरे, बेहद डरे हुए और दरवाजे पर बैठे हैं। अनाया ने नम्रता से कहा, काका जी, मैं आपकी कहानी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। आपने सिर कटे को साये को देखा है ना? मंगू काका कांपते हुए कहते हैं। वो डर से सिर हिलाते हैं। हाँ, मैंने देखा है। ये गांव वाले पागल हैं, इनको कुछ नहीं पता। मैंने देखा है उसे, मेरी इन आंखों ने देखा है उसे। अनाया रिकॉर्डर ऑन करती है। विशाल कैमरा तैयार करता है। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के दिए की धीमी रोशनी में मंगू काका अपनी आंखें बंद करते हैं, जैसे उस डरावनी रात को फिर से जी रहे हैं। मंगू काका अपनी टूटी हुई आवाज में शुरू करते हैं। वो बात 40 साल पहले की है बेटा। तब मैं जवान था और रात को खेती की रखवाली करता था। ऐसे ही एक रात जब मैं खेतों की रखवाली कर रहा था, तो रात को बीच में मैं टॉर्च लेकर चल रहा था। थोड़ी देर में अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आता है और गीली मिट्टी की बदबू पूरे ओर फैल जाती है। जब मैंने टॉर्च सामने मारी तो मेरे सामने सिर कटा खड़ा था ठाकुर भैरव सिंह। भारी भरकम शरीर, जमीन से चिपका हुआ, उसकी चमड़ी गीली मिट्टी की तरह दिखाई देती थी। साया हरकत नहीं कर रहा था, वो बस धीरे धीरे अजीब धुन निकाल रहा था। वो रो रही नहीं रहा था बेटा, वो गा रहा था एक अजीब नीरस गीत, और वो खोद रहा था। सिरकटा साया अपनी नंगी तलवार को जमीन से खोद रहा था, ठीक उसी जगह जहां ठाकुर का धड़ दफनाया गया था। वो जमीन इसलिए नहीं खोद रहा था कि उसे बाहर निकल सके, वो जमीन इसलिए खोद रहा था कि वो अपने धड़ को ढूंढ सके। और खोदते खोदते उसके शरीर से मिट्टी और खून रिस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा जमीन में वापस मिलना चाहता है, पर उसकी रूह उसे बाहर खींचे हुए थी। मंगू काका डर के मारे पत्थर की तरह वहीं जम गए थे। कटे साये ने उनकी ओर देखा। उसकी गर्दन में एक अजीब चरबनाहट की आवाज आई और फिर वापस खुदाई में लग गया। वो आज भी हर रात उसी जगह को खोदता है, अपना अधूरा काम पूरा करने की कोशिश करता है। अनाया और विशाल झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। अनाया की आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। विशाल,
ये हमारी कहानी का हीरो है। ये ना तो कोई जल्लाद था, ना रखवाला। ये बस अधूरा है। इसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि इसका शरीर और सिर एक साथ नहीं है। हमारा भूत बदला लेने नहीं आता, वो अपना सिर ढूंढने आता है। यही इसे वास्तविक और डरावना बनाता है। मंगू काका ने जिस जगह को बताया है जहाँ भैरव सिंह का धड़ दफन है, हमें वहीं जाना होगा। हमें आज रात उस खुदाई को कैमरे में कैद करना होगा। ये है हमारी फिल्म का क्लाइमैक्स। उसी रात गांव के किनारे जो कैंप लगाया था नारायण ने, रात को 12 बजे अनाया ने जाने का फैसला करा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए गांव के 2 मजबूत आदमियों को लिया था, रतन और भोला, जिन्हें पैसे देकर लाया गया था। विशाल के पास प्रोफेशनल कैमरा गोप्रो और अनाया के पास हाथ में टॉर्च और रिकॉर्डर था। विशाल घबराता हुआ अनाया से बोलता है, मंगू काका ने सही कहा था कि वह रोता नहीं गाता है, और ये अगर जगह बहुत डरावनी है, हम सिर्फ कल सुबह रिकॉर्डिंग शुरू नहीं कर सकते। अनाया ने गुस्से में कहा, नहीं, हम साये को उसकी क्रिया करते हुए देखना चाहते हैं। ये हमारी फिल्म को और भी वास्तविक बनाएगा। अनाया, विशाल, रतन और भोला चारों लोग पैदल ही उस वीरान खुले मैदान की ओर बढ़ने लगे जहां मंगू काका ने भैरव सिंह के धड़ के दफन होने की बात बताई थी। जब वो लोग आगे चलते हैं, गांव और मैदान के बीच एक पथरीला रास्ता। वो जैसे ही गांव की सीमा पार करते हैं, ठंडी हवा अचानक एक तेज और भयानक गर्मी में बदल जाती है। अनाया की टॉर्च अचानक टिमटिमाती है और फिर बंद हो जाती है। पूरे रास्ते में अब सिर्फ विशाल के कैमरे की नाइट विजन लाइट जल रही है, जो हरे रंग की है। रतन अचानक चौंक कर बोलता है, वो देखो। जैसे ही सब रतन के दिखाए हुए रास्ते इशारे की ओर देखते हैं, वो लोग कांप उठते हैं। वो उनका खून पानी बन चुका है। वो लोग देखते हैं लगभग 50 फुट की दूर रास्ते के ठीक बीचों बीच सिर कटा खड़ा था। वो पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। एक विशाल काले रंग का, जिसके शरीर में कंधे जमीन की ओर झुके हुए हैं। साया हिल नहीं रहा था, बस अपनी तलवार जमीन पर जोर जोर से पटक रहा था। भोला दहशत में पीछे हटते हुए बोला, ये तो हमें रोक रहा है। अनाया जूम करती है। सिर कटे साये की धड़ से एक गहरा दर्द भरा कंपन निकलता है। ऐसा लगता है जैसे वो दर्द में चिल्ला रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं है। सिर कटा साया धीरे धीरे कटे हुए गले पर हाथ रखता है। अनाया फुसफुसाती है, वो कर क्या रहा है? वो कह रहा है, लगता है कि वो बोल नहीं सकता। फिर वो साया अपने हाथ को जमीन पर रखता है, फिर अनाया की ओर इशारा करता है और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तभी विशाल डरता हुआ अनाया से कहता है, अनाया, वो कह रहा है वापस जाओ, मत लिखो इस कहानी को, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तू समझती क्यों नहीं है? साया अब अजीब नंगी तलवार से जमीन पर खरोंच रहा था। रतन ने बोला, ये बहुत बुरा है, हमें वापस जाना चाहिए। वो चाहता है कि इस कहानी को कोई न जाने। अनाया डर गई, लेकिन उसका जुनून उसके सर पर हावी हो जाता है। वो जानती है कि इस साये की निराशा ही उसकी कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। अनाया तभी कठोर आवाज में बोलती है, नहीं, अगर वो सच में जान चाहता है कि हम रुक जाएं, इसका मतलब हम सही जगह पर हैं। गाइस, विशाल, रिकॉर्डिंग ऑन करो, हम यहीं से बाईपास लेंगे और हमें इसकी खुदाई देखनी है।
साय को रास्ता रोके देखकर टीम का मुख्य रास्ते को छोड़कर पत्थरों और कटीलों वाली झाड़ियों से होते हुए मैदान की ओर चुपचाप बढ़ते हैं। वो छिपते छिपाते मंगू काका द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचते हैं। एक सपाट जमीन, उसके बीच एक सूखा हुआ टीला। टीले के पास सिरकटा साया भी खड़ा था। वो जोर जोर से अपनी खुदाई कर रहा था और वो अपनी तलवार को जमीन पर दे के मार रहा था। उसकी तलवार की आवाज इतनी भयानक और वास्तविक थी कि हम सब कांप रहे थे। वो सिरकटा साया केवल अपना सिर ढूंढ रहा है, ना कि किसी को डरा रहा है। उसकी किरणें इतनी दर्दनाक और थका देने वाली है और यह अधूरी आत्मा की निशानी है। विशाल जूम करता है और सिरकटे साये की कटी गर्दन से रेत और मिट्टी टपक रही थी। अनाया फुसफुसाती है, ये भूत नहीं है विशाल, ये एक सजा है। सजा जो इसे हर रात मिलती है जब ये अपना सिर ढूंढता है। टीले के पास खुले मैदान में अनाया की आंखें साई की हरकतों से कैद हो रही थी। वह देखती है कि साया कैसे धीरे धीरे लेकिन जिद में जमीन खोद रहा है। उसकी तलवार से मिट्टी उछल रही है और हर खुदाई के साथ एक भयानक खुड़ की आवाज आ रही है। विशाल ने अनाया से कहा, अनाया, हमने काफी फुटेज ले ली है, अब हमें चलना चाहिए, ये बहुत भयानक है। अनाया ने बोला, नहीं विशाल, हमें उस पल का इंतजार करना है जब वो हार मानता है या कुछ ऐसा करता है जो उसकी आत्मा के दर्द को दिखाए। अनाया कैमरे को और करीब ले जाने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में उसका पैर एक सूखे पत्ते पर रख जाता है। सिरकटा साया जो अभी तक अपनी खुदाई में लीन था अचानक थम जाता है। उसके शरीर से एक भयानक तेज कंपन निकलता है। उसकी गर्दन से एक अजीब घर्र घर्र की आवाज आती है, जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। साया अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और धीरे पीछे मुड़ता है। वो पूरी टीम को देख लेता है। नाइट विजन में साया का सिर विहीन धड़ उनकी ओर इशारा करता है। उसकी कटी हुई गर्दन से अब रेत की जगह लाल मिट्टी टपक रही है। रतन और भोला तुरंत चीखते हुए भागते हैं। विशाल कांपते हाथों से कैमरा ऑन रखता है, लेकिन वह भी पीछे हटना पड़ जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है और तेज गति से उनकी ओर लपकता है। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो जमीन को भी कपा रही थी। तभी दौड़ते दौड़ते पीछे से उस साई की आवाज आई, जो बहुत ही गुस्से और डरा देने वाली थी। उसने बोला, तुम मुझे शांति से नहीं दोगे। ये बोलता हुआ वो साया उनके पीछे पड़ चुका जाता है। अनाया, विशाल, रतन और भोला जान बचाकर भागने लगते हैं। साया उनके ठीक पीछे पहुंच जाता है। विशाल डरकर बोलता है, भागो अनाया, वो हमें मार डालेगा। साया रतन के ठीक पीछे आ चुका था। उसकी तलवार हवा में ऊपर उठती है और तभी उसके अंदर आर पार हो जाती है। अनाया को पता है कि वो रतन को बचा नहीं सकती, लेकिन उसे फुटेज चाहिए। वो विशाल को धक्का देती है, रिकॉर्डिंग ऑन करो, और खुद साय का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में भागती है। विशाल भागते हुए पीछे मुड़कर देखता है। साया अनाया का पीछा कर रहा था। अगले दिन की सुबह अनाया और विशाल जैसलमेर के शहर के पास अपनी जीप में बैठे थे। वो थके हुए, सहमे हुए और धूल में सने हुए थे। रतन और भोला का कोई अता पता नहीं था। अनाया की जान बाल बाल बची थी। उसके पास सिर्फ एक गोप्रो और विशाल का कैमरा है, जिसमें कुछ डरावनी फुटेज है। वे चुपचाप मुंबई के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में अनाया अपने लैपटॉप पर फुटेज देखती है।
उस भयानक रात के दृश्यों में सिर्फ कटा साया अपनी खुदाई कर रहा है। वह टीम की ओर पलटता है, उसका गुस्सा, उसका पीछा करना। फुटेज में एक और डरावना पल कैद होता है जब साया अनाया का पीछा कर रहा था। तब उसकी कटी हुई गर्दन से लाल मिट्टी के साथ साथ एक छोटा सा सूखा हुआ टुकड़ा भी गिरा, जो देखने में किसी अंगूठी का हिस्सा लगता है। अनाया की आंखों में अब डर के साथ साथ एक नई समझ है कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, ये एक अधूरी सजा है, एक शापित अस्तित्व का दर्द है। अनाया कैमरे को बंद करती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और दृढ़ता है। उसने अपनी फिल्म के लिए वो सब पा लिया जो उसे चाहिए था, लेकिन किस कीमत पर? रतन और भोला का शरीर आज तक नहीं मिला। वो पसर गांव आज भी जैसलमेर के पास मौजूद है। आज तक वहाँ किसी ने कोई रात नहीं बिताई और ठाकुर भैरव सिंह का सिर कभी नहीं मिला। हेलो दोस्तों, ये थी मेरी तीसरी कहानी सिरकटे के बारे में। और आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी तो मुझे बताइएगा। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये कहानी थोड़ा लेट लाया हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और मुझे फॉलो करिए। थैंक यू।